sp3d हाइब्रिडाइजेशन का बता रहे थे आप। अच्छा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया। नेक्स्ट जी। जो है that one is sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें क्या होता है, एक s p का तीनों ऑर्बिटल px py और pz। अब ये d का दो कौन यूज होगा, तो ये ध्यान रखिएगा, एक तो dz² यूज होता ही था और उसके साथ साथ dx² माइनस वाई स्क्वायर यूज होगा। ये सब मिक्स होगा आपस में तो क्या बनाएगा, दैट विल जनरेट 6 न्यू sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। 6 न्यू sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट करेगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये इस तरह से होगा। पहले एक बना लेते हैं। ये सब क्या है, ये सब आपका sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है और एक प्लेन के बाहर होगा और एक प्लेन के अंदर है। प्लेन के बाहर और एक प्लेन के अंदर, ये सब क्या है, ये सब जैसे मैं बोल दूं कि sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये सब ये भी। सो एंगल कितना होंगे, ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। अगर मैं बात करूं ये एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो एंगल इसमें 90 डिग्री होते हैं, एक ही तरह के बॉन्ड लेंथ पाए जाते हैं इसमें। तो यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करूं तो ये कैसा होगा बताओ, ऑक्टाहेड्रल होगा। ऑक्टाहेड्रल हेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, या कभी कभी इसको स्क्वायर बाय पिरामिडल भी बोल देते हैं, स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल। अगर मैं नेचर की बात करूं तो नेचर क्या होगा, दैट विल बी नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर, एक प्लेन पर लाई नहीं करेंगे। अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं तो क्या होगा, 90 डिग्री का भी बॉन्ड एंगल दिखाई देगा और 180 डिग्री का भी बॉन्ड एंगल दिखाई देगा। 90 डिग्री का कितना बॉन्ड एंगल है बताओ, नंबर उसका 8 8 9 12 हाँ 4 8 12 होगा टोटल, टोटल 12 होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, देखो एक तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये इसके साथ भी 90 डिग्री। ऐसा ही 4 अंदर जब होगा तो होगा इसके साथ, और 4 तो यहाँ पर दिख ही रहा है, 1 2 3 4, टोटल 12 है। और 180 वाले 1 होंगे, ये ब्लू वाला से ब्लू वाला। ऐसे तो 180 वाला देखा जाए तो 3 होगा, 180 एक तो इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। तो 180 वाला अगर बोला जाए तो 3 लिखना, 3। ये कैसे होंगे, सर ये आपका क्या, दोबारा फिर से बोल दीजिए। क्या क्या चीज, सर 90 डिग्री 12 हुआ वो वाला 12 कैसे हुआ, 12 देखो, ये तो समझ रहा है ना, ये थोड़ा समझना। देखो ये दोनों ब्लैक है, ये दोनों ब्लैक ब्लैक, और फिर ये दोनों ब्लैक, ऐसा ही उधर भी होगा। ये इमेजिन कर रहा, चार जो sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, इसको इमेजिन कर पा रहा है। तो अभी मैं बोल रहा हूं कि एक sp3 जो प्लेन के अंदर है, ये वाला प्लेन के अंदर है, ये वाला भी 90 डिग्री बना रहा होगा इसके साथ, 90 डिग्री। यहां पर भी जो होगा
इसके साथ भी 90 डिग्री बना रहा होगा। ऐसा 4 है ना, तो इसके साथ भी 90 डिग्री बना रहा होगा, फिर इसके साथ भी 90 डिग्री बना रहा होगा। ये 4 हुआ। अब जब ये बाहर लाई करेगा तो भी 4 ऐसा होगा जिसके साथ वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो टोटल 8 हो गए हैं। 8 तो ऐसे हो गए हैं और 4 हो जाएंगे। देखो ये जो एक प्लेन पर लाई करेगा ना, तो ये भी तो 90 डिग्री होगा। 4 ऐसा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसलिए टोटल 12 बोले। और 180 वाला 3 का कैसे होगा? जब एक अंदर और बाहर होगा तो भी 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। जब ये ऐसे होगा तो भी 180 डिग्री का एंगल, जब ऐसे है तो भी 180 डिग्री का एंगल। फिर उसके बाद आगे देखिए, ये एक रेगुलर ज्योमेट्री जनरेट करेगा या नॉन रेगुलर ज्योमेट्री? तो ध्यान रखिएगा, इट विल जनरेट रेगुलर रेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर ज्योमेट्री, इट विल जनरेट ए रेगुलर ज्योमेट्री। इसका एग्जांपल देख लीजिए। इसका एग्जांपल क्या होता है? SF6। SF6 में देखोगे, SF6 में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? Sp। सर। हाँ सर आपने तो बोला था रेगुलर जियोमेट्री जो होगा उसमें बॉन्ड एंगल भी सेम पाया जाती है और ऑल बॉन्ड एंगल इक्वल लेंथ का होगा। इसमें तो बॉन्ड एंगल दोनों भी पाए जाते हैं, 90 डिग्री और 180 डिग्री। तो ये तो इरेगुलर जियोमेट्री होगा ना। देखो देखो, बुक में मोस्टली लिखा रहता है ना, इसमें एक ही तरह का बॉन्ड एंगल होते हैं, 90 डिग्री, 90 डिग्री वाला, 90 डिग्री वाला। बट अगर वो अंदर से जाकर पूछे तो 180 डिग्री वाला बोलना, समझा? इसलिए एक ही तरह का बॉन्ड एंगल इसमें मतलब मानकर चलना पाया जाता है, इसलिए इसको मैं रेगुलर ज्योमेट्री बोला हूँ। इरेगुलर ज्योमेट्री देख, ध्यान रखना, इरेगुलर ज्योमेट्री सिर्फ 2 में होता है। किसमें किसमें? एक एक बताया था, दैट इज sp3d, और एक दूसरा होने वाला है sp3d3, समझा? उसी दोनों में इरेगुलर ज्योमेट्री होता है, उसके अलावा सब में रेगुलर ज्योमेट्री होता है। इसका एग्जांपल SF6 बोल रहा था ना। SF6 अभी आप ऑब्जर्व किए होंगे तो हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को ले रहे हैं जिसमें लोन पेयर नहीं होता है। अब लोन पेयर आएगा तो क्या होगा आगे हम देखने वाले हैं, इसको DSEPR थ्योरी में देखेंगे। उसके बाद अगला लिखिएगा, दैट इज sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। एक तो S होंगे, P तो तीनों होगा, अब D कौन सा 3 होगा? एक तो dz² फिक्स है, दूसरा dx² माइनस y², और तीसरा एक जो आता है दैट इज dxy। ये याद रखना है आपको। ये सब जब मिक्स होगा तो क्या बनाएगा? 7 न्यू sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएगा। ये कैसे होंगे तो इसको बनाना है अभी। ये 5 हो गया, और ये जो छठा होता है ना, प्लेन के बाहर होता है और एक प्लेन के अंदर होता है। तो उसको बनाने के लिए मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पर एक प्लेन के बाहर और एक प्लेन के अंदर।
ये ध्यान रखना, ये जो एंगल होता है ये 72 डिग्री होता है, 72 डिग्री। 72 डिग्री। हाँ 72। और ये जो एंगल होते हैं ना इसके से ये कितना होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री वाला। तो इसमें मेनली देखो, मेनली इसमें दो तरह का एंगल होता है, एक 72 डिग्री और एक आपका 90 डिग्री। तीसरा तरह का एंगल बोल सकता है कि ये और ये तो हमेशा 180 डिग्री बनाएगा, 180 बनाएगा। बट ये बोलोगे कि मेनली इसमें तो दो ही तरह का बॉन्ड एंगल पाए जाते हैं, एक 72 डिग्री और एक 90 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या बोल, हाँ इसको हम लोग देखो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। हाँ पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ये मैं बता रहा हूँ। ये जो ब्लैक कलर वाला बना है ना इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्या? इक्वेटोरियल बॉन्ड, ब्लैक कलर वाला को। और ब्लू कलर वाला को क्या बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा, इक्वेटोरियल बॉन्ड आर वीकर एंड लॉन्गर। sp3d में कौन, एक्सियल बॉन्ड आर वीकर एंड लॉन्गर। यहां पर इक्वेटोरियल बॉन्ड, यहाँ पर क्या मैं बोला, यहाँ पर लिख लीजिएगा, इक्वेटोरियल बॉन्ड आर वीकर एंड लॉन्गर देन एक्सियल बॉन्ड। क्यों इक्वेटोरियल बॉन्ड वीकर होते हैं? क्योंकि ये जो एंगल है अभी 72 डिग्री का है और ये इसके साथ जो एंगल बना रहा है 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल। तो ये हाँ मतलब ये 72 डिग्री वाला एंगल कम है, तो इसलिए यहाँ पर क्या रिपल्सन इन दोनों में ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा। रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये क्या होगा, थोड़ा लंबा हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इक्वेटोरियल बॉन्ड आर वीकर एंड लॉन्गर देन द एक्सियल बॉन्ड। और इसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करूं, दैट इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बाइपिरामिडल, दो पिरामिड बनेगा एक ऊपर नीचे, बाइपिरामिडल। अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं, एक तो 72 डिग्री वाला होता है, एक 90 डिग्री वाला होता है। अगर 180 डिग्री वाला लिखना है तो ये भी एक आपको मिल जाएगा। 72 डिग्री वाला कितना होता है, तो 5 होता है। 90 डिग्री वाला कितना होता है, तो 5 और 5 10 होगा। 90 डिग्री वाला 10 होगा। मतलब ये जो ब्लू कलर वाला है हर एक ब्लैक कलर वाला से 90 डिग्री पर अलाइंड होगा, और इसी तरह ये भी ब्लू कलर वाला अंदर जो होगा वो भी हर एक पांचों ब्लैक कलर वाला से 90 डिग्री पर होगा। अगर मैं नेचर की बात करूं तो नेचर क्या होगा, नॉन प्लेनर होगा, नॉन प्लेनर होगा। अगर मैं नेचर हो गया, उसके बाद मैं अगर ये भी क्या है, इर्रेगुलर ज्योमेट्री, इर्रेगुलर ज्योमेट्री। एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, IF7, IF7, IF7 में भी क्या होते हैं, एक प्लेन के बाहर होगा और एक प्लेन के अंदर होगा। यही 6 तरह हाइब्रिडाइजेशन आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए, सर आप नेचर के बाद क्या बताए थे सर, वो मेरा नेटवर्क एकदम
चला गया था सर। नेचर के बाद लिखना है इरेगुलर ज्योमेट्री, इरेगुलर ज्योमेट्री, और एग्जाम्पल में IF7 लिख लेना है, IF7। उसके बाद देखिए, उसके बाद कुछ अभी एग्जाम्पल करेंगे। ये तो बता दिया था कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल इसको हम स्टेरिक नंबर भी बोलते हैं कभी कभी, स्टेरिक नंबर, दैट इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। यही काम करना है, इससे आपको हाइब्रिडाइजेशन पता लग जाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ, एग्जाम्पल आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है, आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। चलो इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताओ मुझे, हाइब्रिडाइजेशन बताओ इसमें। sp3 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 ये सब के अंदर हाइब्रिडाइजेशन बताना है आपको। तो आपको स्ट्रक्चर बनाना आता है तुरंत हाइब्रिडाइजेशन में। देखो अगर मैं बनाना चाहूँ इसके लिए, तो इसका स्ट्रक्चर मैं बता चुका था। देखो ऐसा होता है, यस सर। ए और एक लोन पेयर होगा। तो यहाँ पर कितना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितना होगा, 1 2 3 और एक लोन पेयर है 4, 4 इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, sp3 होगा। यहाँ पर इसका भी स्ट्रक्चर में बताया था आपको, इसका भी इसका sp स्ट्रक्चर होगा, बताया था। sp2 इसका sp2 या sp सर, sp लीनियर होगा, होगा, लीनियर। होगा ना। sp सर। हाँ लीनियर, लीनियर। ये एजाइड, इसका भी I3 माइनस का भी स्ट्रक्चर बताया था आपको, I3 माइनस का भी स्ट्रक्चर बनाया था। ये भी, ये क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन। हाँ तो यहाँ पर देखना 3 लोन पेयर है, ये ध्यान रखना। तो 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, टोटल 5 हो गया। 5 हो गया मतलब क्या, sp3d, sp3d sp3d। यहाँ पर इसका देखो, ये इसका स्ट्रक्चर बनाओ, जीनोन है, 2 ऑक्सीजन है और 2 sp3d फ्लोरीन है, sp3d 2 4 6 और एक लोन पेयर, 1 2 3 4 5 मींस sp3d। sp3d। हाँ ये जेनॉन है और ऑक्सीजन है और 4 फ्लोरीन है। 2 4 6 और 8, 1 4 5 6, 6 मीन्स sp3d2। ये जेनॉन है, 4 फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन, 5 6 7 8, तो कितना का 4 2 6, 6 मीन्स sp3d2, sp3d2, POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सीजन 3 3 फ्लोरीन है, sp3, SOCl2, 4 बॉन्ड हुआ, एक लोन पेयर है, तो 1 2 3 4 मीन्स ये भी sp3 हाइब्रिडाइज। SO2 एक लोन पेयर है, sp2,
ये sp2 हाइब्रिडाइज। SO3 तो ये सब स्ट्रक्चर बता चुका हूं, तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज। अमोनिया sp3 ये भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज। यस सर। वाटर वाटर भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 हाइब्रिडाइज। तो हाइब्रिडाइजेशन आप आसानी से निकाल लोगे अगर ऐसा मैं दे दिया तो। बेंजीन में हर एक कार्बन क्या बताओ, हाइब्रिडाइजेशन बताओ इसका। sp2 रहता है सर। sp2 हाँ, ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज। यहाँ पर क्या, ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज। क्योंकि हम बताए थे अगर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में अगर एक पाई बॉन्ड हो तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 2 पाई बॉन्ड हो तो sp हाइब्रिडाइज, एक भी पाई बॉन्ड नहीं हो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये सब जी बातें थोड़ा सर। ध्यान रखना। चलो तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखिए VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी VSEPR थ्योरी इसको बोलते हैं, इसको लिख लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसका फुल फॉर्म लिख लेना है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। 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 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इसमें पॉइंट करके लिखते जाइए। तो अगर ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स जब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों प्रेजेंट होता है तो VSEPR थ्योरी हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द ज्योमेट्री ऑफ द दैट मॉलिक्यूल। तो लिखिए ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स इज geometry of molecules is decided by VSEPR theory, comma when bond pair and lone pair are present. When bond pair and lone pair are present. ध्यान रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन से हम उस मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री बता सकते हैं जिनमें सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर ना हो। अगर सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर आ गया तो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे डिसाइड करेंगे? विद द हेल्प ऑफ VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी विल हेल्प टू डिटरमाइन द ज्योमेट्री ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स। तो ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें और कुछ पॉइंट्स है। उसके बाद लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरा पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब क्या? दोनों बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, ये दोनों को हम इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर ब्रैकेट में बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर लिखिए इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल ईच अदर। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल ईच अदर
and repel each other, and they try to arrange in such a manner that they try to arrange in such a manner that repulsion repulsion between them is minimum. Repulsion between them is minimum. तो ये जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और ये देखो रिपल्शन होता है। हाँ, रिपल्शन होता है। और ये दोनों बॉन्ड पेयर लोन पेयर अपने आप को इस तरह अरेंज करेंगे ताकि उनके बीच रिपल्शन मिनिमम हो, स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। ये फंडा चलता है। तो अभी ध्यान रखना है, ये जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर है ना, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में कौन ज्यादा रिपल्शन करता है? तो ये लोन पेयर जो होता है ना, ये लोन पेयर। हाँ, इधर पहले सुनो, ये जो लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर इज अंडर, ऐसे बोला जाता है कि लोन पेयर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन न्यूक्लियाई। ये जो लोन पेयर है ना, लोन पेयर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन न्यूक्लियाई, बट बॉन्ड पेयर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू न्यूक्लियाई। हाँ, टू न्यूक्लियाई, दो ए और बी का दोनों न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में है। तो ये कम स्पेस लेगा, ये ज्यादा स्पेस लेगा, इसलिए ये ज्यादा रिपल्सन कॉज करता है। तो यही फिर से बता देंगे सर, समझ नहीं आया। फिर से मैं बता रहा हूँ, सुनो। मैं ये बोला, ये जो लोन पेयर है ना, लोन पेयर को पकड़ कर रखने वाला कौन है? एक ही आदमी है, ए ही है। ए ही इस लोन पेयर को पकड़ कर रखा हुआ है। तो हम बोलते हैं लोन पेयर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन न्यूक्लियाई। ए का न्यूक्लियस होगा ना कुछ। इसी तरह ये जो बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी मिलकर इसको अभी पकड़ कर रखा हुआ है बॉन्ड पेयर को। इसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं, इसको लोन पेयर बोलते हैं। तो बोलते हैं बॉन्ड पेयर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू न्यूक्लियाई। इसलिए बोला जाता है कि ये बॉन्ड पेयर कम स्पेस लेगा, कम स्पेस में ही अरेंज हो जाएगा, बट ये लोन पेयर ज्यादा स्पेस लेगा, इसलिए ज्यादा रिपल्सन कॉज करता है और ये कम रिपल्सन कॉज करता है। तो इसी चीज को लिखना है। तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट लिखो जो बोल रहा हूं, तीसरा पॉइंट लिखो, लिखिए। सिंस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन is under the influence of, सर एक बार फिर से बोलिए, मेरे नेटवर्क चला गया था। हाँ, since bond pair of electron is under the influence of two nuclei, and lone pair of electron is under the influence of one nuclei. Full stop. So bond pair will take less space as compared to that of lone pair। तो वन न्यूक्लियाई के बाद आप क्या बोला? हाँ, वन न्यूक्लियाई, फुल स्टॉप। सो bond pair will take less space as compared to that of lone pair, full stop। So lone pair cause more repulsion as compared to bond pair।
lone pair cause more repulsion as compared to bond pair। और ये ध्यान रखना है, ऑर्डर ऑफ रिपल्सन जो होता है ना, अकॉर्डिंग टू BSCPR थ्योरी क्या होता है, सबसे ज्यादा लोन पेयर का रिपल्सन होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होता है, और फिर आपका बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होता है। और क्यों ये ऐसा होता है, इसका लॉजिक अभी थोड़ा देर पहले ही समझा। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए क्या है, देखिए अगला पॉइंट ये है, इसको अगला पॉइंट देखिए कि जैसे यहाँ पर देखिए, अगर कोई मैं एग्जांपल दूं, ये ए है और ये बी है, और ये मान लेता है ये भी बी है, और ये एक लोन पेयर है। तो देखो अभी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताओ, और एक लोन पेयर कर देते हैं, रुक जाओ। अभी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा, दो बॉन्ड पेयर है, और दो लोन पेयर है। अगर मैं एंगल की बात करूं, इस एंगल को θ1 बोल देते हैं, θ1, और इस एंगल को θ2 बोल देते हैं, इस एंगल को θ3 बोल देते हैं, और इस एंगल को θ4 बोल देते हैं। तो बताओ एंगल में सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा कौन होगा, θ1। इन दोनों लोन पेयर में ज्यादा रिपल्सन होता है, आपको पता है, क्योंकि ये ज्यादा स्पेस लेता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन न्यूक्लियाई है, तो θ1 सबसे ज्यादा बड़ा होगा। उसके बाद बताओ θ2 θ3 सेम होगा, हाँ θ2 और θ3 इक्वल होगा, और उसके बाद सबसे छोटा कौन होगा, θ4 होगा, ये θ4 होगा। तो ये बात ध्यान रखना है। देखो एक चीज और ध्यान रखना, जब भी मॉलिक्यूल्स में लोन पेयर आ जाए, जब भी मॉलिक्यूल्स में लोन पेयर आ जाए, तो हमेशा वो एक इर्रेगुलर ज्योमेट्री देता है। समझे क्या बोल रहा, जब भी मॉलिक्यूल्स में लोन पेयर आ जाए तो इर्रेगुलर ज्योमेट्री। और एक चीज और ध्यान रखना, ओनली अगर बॉन्ड पेयर होता है, बॉन्ड पेयर है ना, बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर वाला में ओनली बॉन्ड पेयर है, तो इट विल गिव ए रेगुलर ज्योमेट्री एक्सेप्ट sp3d एंड sp3d3। उन दोनों को छोड़कर अगर ओनली बॉन्ड पेयर है ना, तो दैट विल गिव ए रेगुलर ज्योमेट्री। और लोन पेयर आ जाने से हमेशा इरेगुलर ज्योमेट्री, एक भी लोन पेयर आ गया देन इट विल गिव ए इरेगुलर ज्योमेट्री, ये बात ध्यान रखना है। तो यही चीज अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, if only bond pair are present, if only bond pair are present, comma, it will give a regular geometry, it will give a regular geometry except, it will give a regular geometry except sp3d and sp3d3। ये दोनों इरेगुलर ज्योमेट्री क्यों देते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक से डिफरेंट तरह के बॉन्ड एंगल पाए जाते हैं। बट if any lone pair are present on the molecules, if any lone pair are present on the molecules, comma,
it will give a irregular geometry. 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 चलो हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट देखो क्या है। लिखिए लिखिए ये पॉइंट लिखिए, फिर मैं समझाता हूँ। लिखिए पाई बॉन्ड does not play any role. Pi bond does not play any role in determining the pi bond does not play any role in determining the geometry of a molecule. Pi bond does not play any role in the determining the geometry of a molecules. Geometry of a molecules. Geometry of the molecules. But since multiple bond contain more number of electron, hence it will require more space, and it will require more space. It will require more space. It will require more space. क्या बोलना चाहते हैं समझो यहाँ पर। And the order of repulsion is ऐसा है, मल्टीपल बॉन्ड का ज्यादा रिपल्सन होता है बॉन्ड का। फिर उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और फिर उसके बाद जो होता है दैट इज सिंगल बॉन्ड। ये मल्टीपल बॉन्ड बोलने का क्या मतलब हुआ? डबल बॉन्ड, ये देखो डीबी मतलब डबल, सबसे ज्यादा रिपल्सन जो होता है ना, ट्रिपल बॉन्ड का बहुत ज्यादा रिपल्सन होगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, और फिर उसके बाद डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और फिर फाइनली क्या? सिंगल बॉन्ड। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिपल्सन। इसको इलाबोरेट कर दिए, कैसा बोलना चाहते हैं, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्पेस लेता है, ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, इसलिए ये ज्यादा रिपल्सन कॉज करेगा। सर फिर भी तो नाइट्रोजन जैसे मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, कैसे? क्या सर नाइट्रोजन में भी तो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, पर वो तो बहुत स्टेबल होता है। हम यहाँ क्या चीज का बात कर रहे हैं बताओ? क्या नाइट्रोजन में एक ही ट्रिपल बॉन्ड होता है? दूसरा ट्रिपल बॉन्ड कौन है? क्या बोला यहाँ पर? ट्रिपल बॉन्ड। हाँ सर। दो ट्रिपल बॉन्ड होगा तब ना रिपल्सन होगा जी। अब एक ट्रिपल बॉन्ड है तो किससे रिपल्सन करेगा?
जैसे देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, ए है, ये बी है, ये भी बी है, और ये भी बी है। ये θ1, θ2 और ये है θ3। तो अभी यहाँ पर देखो कि हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछूं तो क्या होगा बताओ? हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, sp2 होगा। पाई बॉन्ड डज नॉट टेक प्ले एनी रोल इन डिसाइडिंग द हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं यहाँ पर देखूं, अगर ये पाई बॉन्ड नहीं होता, सिंगल बॉन्ड होता, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता बताओ? सॉरी, बॉन्ड एंगल क्या होता? 120 डिग्री होता, 120 डिग्री होता। बट अभी ना ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, तो क्या करेगा? ये इसको ज्यादा रिपेल करेगा। θ1 θ2 θ3 से ज्यादा होगा। ये भी इसको ज्यादा रिपेल करेगा। इन दोनों में कम रिपल्सन होगा। सबसे लास्ट में ये है। तो अभी मैं ये बताना चाहता हूँ, ये θ1 θ2 ना 120 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। क्या बोला? 120 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, और ये 120 डिग्री से कम हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, यही बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर एंगल की बात करें तो θ1 θ2 दैट विल बी ग्रेटर देन θ3, और उसके अंदर और जाए तो ये बोल सकते हैं θ1 और θ3 θ2 जो है 120 डिग्री से ज्यादा होगा, 120 डिग्री से, और θ3 जो होगा 120 डिग्री से कम होगा। हाँ सर। चलो, तो ये भी हो गया। उसके बाद आगे देखिए क्या है। अब कुछ जैसे एग्जांपल देते हैं, देखते हैं। यही आपका BS-EPR थ्योरी है। जैसे अगर मैं आप ये बताओ कि फोस्फेट में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा फोस्फोरस का, सल्फेट में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, नाइट्रेट में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, NO2+ में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? ये सब बताओ जल्दी से, निकालो। ये तो आसान है, देखो ये फोस्फेट बनाना बताए थे। sp3 सर, sp3 3 माइनस है, sp3 ऐसे बनाने बताए थे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर भी sp3 sp3, ये भी नाइट्रेट, sp2 sp2 होगा। sp2 ये sp2, और ये क्या? NOSP होगा, NO2। sp हाइब्रिडाइजेशन। तो ये सब तो आसान है, आप कर दीजिएगा जल्दी से। तो अभी इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है ना, ये सब हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपको स्ट्रक्चर, मतलब मैं आपको एनफ टाइम देकर बहुत सारा स्ट्रक्चर बनाना बताया, तो अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना आता है तो हाइब्रिडाइजेशन आसानी से निकल जाएगा, उसमें कोई मतलब देरी ही नहीं लगेगा हाइब्रिडाइजेशन निकालने। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि एक चीज ध्यान रखिएगा, लोन पेयर आ जाने से बॉन्ड एंगल घट जाता है। लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल क्या होता है? घट जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मीथेन के अंदर बॉन्ड एंगल कितने होते हैं बताओ? मीथेन के अंदर 9 डिग्री 28 मिनट 109 डिग्री और 28 मिनट। क्योंकि ओनली बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। बट यही मैं अमोनिया के अंदर हाइब्रिडाइजेशन बोलूं तो क्या होगा बताओ? अमोनिया के अंदर कम होगा, लोन पेयर आ जाएगा, कम होगा। कम और हो ये जाएगा। अमोनिया के अंदर याद भी आपको रखना है। हाँ, अमोनिया के अंदर याद भी रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होगा, बट अगर एक लोन पेयर आ जाता है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से घटकर 160 डिग्री हो जाता है। कितना? 160 डिग्री हो जाता है।
अगर वाटर के अंदर देखोगे, वाटर के अंदर दो दो लोन पेयर है, तो बॉन्ड एंगल और घट जाता है, 160 से भी घट जाता है, और Yes, कितना sir. होता है 105 डिग्री, 105 डिग्री होता है। ये तीन का आपको याद रखना है। कुछ मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड एंगल आपको याद रखना है, जैसे वाटर का कितना होता है 105 डिग्री, जैसे अमोनिया का कितना होता है 160 डिग्री। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं ना, ये जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़े, देखो अभी क्या करने वाले हैं, ये जो हाइब्रिडाइजेशन एसपी पढ़े ना, एसपी, तो इसका इसका तो हम जानते हैं। ये sp2 में देखोगे, sp2 में भी हम लोग दो केसेस देखेंगे। यहाँ पर बॉन्ड पेयर और ये लोन पेयर कर देंगे। अगर दोनों का दोनों बॉन्ड पेयर हो तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर एक बॉन्ड पेयर, अच्छा रुक जाओ, तीनों बॉन्ड पेयर हो और ये जीरो लोन पेयर हो, फिर उसके बाद दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो ज्योमेट्री क्या होगा। हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 ही होगा। आगे अगले क्लास में ना यही करने वाले हैं। तो अभी कोई बताएगा कि अगर तीन बॉन्ड पेयर और जीरो लोन पेयर होता है तो ज्योमेट्री क्या होता है, शेप क्या होता है, बताओ। ट्राइगोनल। ट्रायगोनल, ट्रायगोनल पिरामिड, ट्रायगोनल प्लेनर बोले थे ना, ट्रायगोनल प्लेनर। अभी लिखना नहीं है, एक ट्रायगोनल बार मैं अगले क्लास में मैं ये सब फिर से एक बार बनाऊंगा। अभी आप सुनो ओनली कि अगर तीन बॉन्ड पेयर हो, जीरो लोन पेयर हो, ट्रायगोनल प्लेनर। अगर दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर होता है ना, जिसको एंगुलर बोलते हैं, क्या बेंट, एंगुलर, बेंट, बी शेप, ये सब इसी का नाम है। अब यहाँ पर देखना sp3 में भी चलता है, क्या कैसे चलता है, चार बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर, तीन बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर। तो इसमें तो टेट्राहेड्रल बता ही दिया हूँ। टेट्राहेड्रल, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है पिरामिडल, क्या पिरामिड बनाएगा ये, पिरामिडल। अगर ये केस होगा ना, दो लोन पेयर होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे बेंट। यही वाला पूरा, यही वाला रिपीट हो जाएगा यहाँ पर पूरा। अगर यहाँ पर यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर तीन लोन पेयर हो तो लीनियर हो जाता है, लिनियर हो जाएगा। तो अभी sp3 में भी चार वेरिएशन आ गया, चार वेरिएशन आ गया। sp2 में दो वेरिएशन आ गया, पहले हम यही वेरिएशन जानते थे। इसी तरह sp3d में क्या है, sp3d में क्या, एक पांच बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर, ये तो बता चुका हूं क्या होता है, बताओ। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। फिर यहाँ पर 4-1 का कॉम्बिनेशन चलेगा, ये क्या होता है बताएगा कोई, 4-1 का कॉम्बिनेशन, शीशा शेप। हाँ ये सीसा, ये सब याद करना है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं ये सब। फिर 3 और 2, ये बताओ, हो जाएगा, टी शेप हो जाता है। 2-3 ये क्या हो जाता है, लीनियर हो जाता है, लीनियर हो जाता है। इसी तरह फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं क्या, sp3d2 में, d2 में ये बॉन्ड पेयर है और ये लोन पेयर है। तो अगर 6 बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर, तो ये तो बता ही दिया क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल। और 5-1 का कॉम्बिनेशन हो तो क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल। हाँ, तब जाकर हम लोग को स्क्वायर पिरामिडल बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिडल। और इसमें 4-2 में स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। इतना ही जाते हैं इसमें, और ज्यादा कुछ जाना नहीं है। फिर उसके बाद sp3d3, इसमें अगर 7 बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर हो तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और ये 6-1 का कॉम्बिनेशन हो तो बताओ, पेंटागोनल पिरामिडल। ना ना ना, कोई बताओ जानता है तो। सर मोनोकैप्ड ऑक्टाहेड्रल। ना, कोई भी सही बताओ, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो जी, तो कोई भी तो सही बताओ। टेट्राहेड्रल। ना, टेट्राहेड्रल तो इधर है। sp3d3। सर पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल तो जब 7-0 है तो ये क्या है, क्यों आया, आना ही नहीं चाहिए।
चलो मैं बता देता हूँ। डिस्टॉर्टेड square- ऑक्टाहेड्रल, नहीं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल क्या बोलते हैं? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। जो अगर पढ़े होंगे तो उसको रिकॉल करा दूं। ये जो लोन पेयर होता है ना, पहले ऑक्टाहेड्रल बनाना आता है आपको, ऑक्टाहेड्रल बनाना आता है, 6 आप बना दोगे। ये जो लोन पेयर होता है ना, लोन पेयर, किसी एक भी फेस पर ऑक्टाहेड्रल बनाओगे ना तो टोटल 8 फेस बनेगा, 8 फेस बनेगा। किसी भी एक फेस पर लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो इससे क्या होता है ना, उसका शेप साइज बिगड़ जाता है और हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का शेप बिगड़ गया लोन पेयर आने से, तो इसको हम डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो अगले क्लास में क्या होगा ना, अगले क्लास में यही सब होने वाला है। इसमें क्या होगा, ओनली एग्जाम्पल ऐड होगा, एग्जाम्पल ऐड करेंगे। ये मैं एक बार पूरा आइडिया दे दिया, मैं एक एक करके उठाऊंगा, उसको कवर करूंगा और एग्जाम्पल दूंगा और आगे बढ़ूंगा, ठीक ना। अगले क्लास यही सब पूरा करते करते टाइम हो जाएगा, इतना ही काम करना है। तो इसको आप एक ध्यान रखिएगा, एक जगह ही पढ़ना शॉर्ट नोट्स में इसको। जैसे आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हो या नहीं? आप लोगों को केमिस्ट्री में, खास करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है। शॉर्ट नोट्स बनाओगे ताकि दैट विल हेल्प यू इन रिवीजन, फास्टर रिवीजन। तो आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दे। तो चलो अगले क्लास में मैं इसको ना एक एक करके कवर करूंगा विद एग्जाम्पल। चलो मिलते हैं अगले क्लास। ओके सर, थैंक यू सर। ओके।